सबसे पहले कंपनी के बारे में पढ़ना है। जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं हमारी 12th की अकाउंटेंसी में एक तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग होती है और एक कंपनी की अकाउंटिंग। कंपनी एक टाइप ऑफ बिजनेस है, ठीक है। 11th क्लास में बहुत सी बार जब हम बिजनेस के टाइप पढ़ते हैं तो उसमें एक कंपनी के बारे में भी पढ़ते हैं। तो कंपनी जो टाइप ऑफ बिजनेस है, ठीक है, कंपनी कैसा बिजनेस है, कंपनी किसको कहते हैं, कंपनी किसको कहेंगे, क्या किसी भी बिजनेस को कंपनी कहेंगे? सबसे पहले समझना जरूरी है कि भाई अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं। थोड़ा सा 11th क्लास में आप बिजनेस स्टडीज जब पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो आप अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस, अलग अलग तरह के व्यापार कौन कौन से होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे सिंगल ओनर होता है, एक ही मालिक होता है। तो 11th में जितनी हम अकाउंटिंग पढ़ के आए वो किसकी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप की। एक ही ओनर था, सिंगल मालिक था, उसी के लिए आपने प्रॉफिट लॉस निकाला। फिर हमने 12th में एक पढ़ी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, वो भी एक टाइप ऑफ बिजनेस होता है जहाँ पे एक से ज्यादा ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, ठीक है। फिर एक बिजनेस होता है कंपनी बिजनेस। तो सबसे पहले उस कंपनी को ये समझना है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा लिंक्ड किससे है? कंपनी से, ठीक है। कि कंपनी व्यापार, कंपनी बिजनेस है क्या? क्या किसी भी बिजनेस को कंपनी कहा जा सकता है? बिल्कुल, कोई भी बिजनेस कंपनी हो सकता है। एक सामने चाय की छोटी सी दुकान भी कंपनी हो सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है ना, कंपनी वर्ड आते हैं हमारे दिमाग में, क्या आता है? कोई बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है। लेकिन कंपनी बड़े और छोटे से डिसाइड नहीं होता। कंपनी, कोई भी बिजनेस कंपनी हो सकता है। कंपनी बिजनेस के लिए एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग कानून बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, उसमें एक एक्ट बना हुआ है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, जो बना तो पहले 1956 में था, अभी 2013 में उसको पूरा चेंज कर दिया गया है। ये पहले बोलते थे कंपनीज एक्ट 1956, अब बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो कोई भी बिजनेस कंपनी बिजनेस कब होगा? एक सिंगल रिक्वायरमेंट है, एक सिंगल लाइन है कि अगर कोई भी बिजनेस रजिस्टर्ड है, क्या है? रजिस्टर्ड है, किसके अंडर में? कंपनीज एक्ट 2013 का जो कानून है, जो एक्ट है, अगर कोई भी बिजनेस उस कंपनीज एक्ट 2013 के कानून के अंडर में रजिस्टर है तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा? कंपनी। तो इसका मतलब कंपनी बिजनेस होने के लिए मेन रिक्वायरमेंट, मेन जरूरत क्या हो गई कि उसका कंपनी का जो कानून है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें रजिस्ट्रेशन उसका हो रखा हो। वेरी क्लियर। और हम उसी कंपनी की अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। और कंपनी जब भी पढ़ते हो तो एक बात और कंपनी के लिए ध्यान रख लीजिए, एक बात जो फेमस है कंपनी के लिए, कि कंपनी जो है नियम और कायदों से चलती है। कंपनी इज गवर्न बाय लॉ, कंपनी कानून से चलती है। मतलब कंपनी में वही होता है जो कंपनीज एक्ट, जो कंपनी का कानून बना हुआ है उसमें जो लिखा हुआ है वही होता है। क्या होता है? मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, सिंगल ओनर वाला बिजनेस है, तो मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। पार्टनरशिप में हम कहते हैं पार्टनर की मर्जी, पार्टनर कुछ भी करे, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में जो भी काम होगा वो डिपेंड किस पे होता है कि लॉ में क्या लिखा हुआ है, कानून में क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से सारा कंपनी का वर्किंग होता है। वेरी क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर, कि यहाँ सारा मामला किसका है? कंपनी की कैपिटल का। तो कंपनी पहले समझ में आ गई, कंपनी क्या है? कोई भी बिजनेस कंपनी करे जब वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आज आप देखो सोल प्रोप्राइटरशिप, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आप मालिक हो, आपको कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। किसी ने पार्टनरशिप बनाई, 4 लोगों ने मिलकर, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपनी को कंपनी कहलाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट यही है कि कंपनी वाला जो भी बिजनेस, जिसको भी कंपनी कहना है, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। चलिए अभी बात करते हैं कंपनी के फीचर्स की।
ठीक है, कि कंपनी की क्या विशेषताएं हैं, कंपनी की क्या फीचर्स है। तो पहला फीचर तो यही है, कंपनी को क्या माना गया है, आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। क्या माना गया है, देखिए कंपनी अस्तित्व में कब आती है, कंपनी आइडेंटिटी में कब आती है, जिस दिन कंपनी क्या होती है, रजिस्टर होती है। कहते हैं कंपनी जिस दिन रजिस्टर होती है उस दिन कंपनी का हैप्पी बर्थडे होता है, मतलब उस दिन कंपनी पैदा होती है। ठीक है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी अस्तित्व में नहीं आती, उसका आइडेंटिटी नहीं क्रिएट होगा जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला फीचर होता है कंपनी का जब हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए सब वही चीजें, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा, इसलिए आप समझने पे ज्यादा ध्यान लगाए, शॉर्ट में लिखना चाहे लिख ले, लेकिन नोट्स में सब मिलेगा जब भी मैं नोट्स दूंगा आपको। ठीक है, तो पहला है आर्टिफिशियल पर्सन, की कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, और आर्टिफिशियल पर्सन किसने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया, हम सब नेचुरल पर्सन है, हमें ऊपर से भगवान ने टपकाया है। कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, कौन सी पर्सन है, कृत्रिम है ना, आर्टिफिशियल है। कहां से बनी है, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून से बनी है। ठीक है, तो ये कंपनी का फीचर हो गया कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी का एक और फीचर होता है कॉमन सील। देखिए कंपनी क्या होती है, आप बड़ी बड़ी कंपनी का एग्जांपल लो, टाटा लो, रिलायंस लो। क्या सुना है आपने टाटा रिलायंस के बारे में, आपने एक नाम सुना होगा रिलायंस के लिए, साहब अंबानी हो गया। टाटा के लिए एक नाम सुना होगा, रतन टाटा। उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि इनके शेयर होल्डर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तक फैले हुए हैं। क्या, तो कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसके बहुत सारे मालिक होते हैं। जो हमारा चैप्टर है उस पर तो अभी हम आए नहीं, अभी तो सिर्फ हम कंपनी का इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आएंगे, हमारा चैप्टर ही पूरा किससे रिलेटेड है, शेयर। कि कंपनी के जो मालिक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, कि हर शेयर होल्डर कौन होते हैं, वो लोग जो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, और हर शेयर होल्डर कंपनी का कौन है, मालिक। मान लीजिए रिलायंस करोड़ों आप देखते हो कितना टर्नओवर, कितनी बातें आती है रिलायंस के बारे में, टाटा के बारे में, करोड़ों रुपए का उनका क्या है, टर्नओवर है क्या, करोड़ों रुपए का बिजनेस है, करोड़ों रुपए की उनके पास प्रॉपर्टी है। अगर मैं एक छोटा सा शेयर होल्डर हूं, मैं एक छोटा सा इन्वेस्टर हूं, जिसने रिलायंस में 1 लाख रुपीस क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, 1 लाख रुपया लगा रखा है, 1 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं, तो मैं भी रिलायंस का क्या कहलाऊंगा, ओनर कहलाऊंगा। तो जब कंपनी के इतने सारे ओनर होते हैं, तो जो भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन पास होते हैं, कंपनी में कुछ भी प्रपोजल पास करना है, प्रपोजल समझते हो ना, कि भाई ये करना है, अब ये पास करें, तो उसको कौन पास करेगा, तो उसकी एक अथॉरिटी होती है, उसे बोलते हैं कॉमन सील। कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, कंपनी के जितने भी प्रपोजल पास होते हैं, सबके ऊपर वो ठप्पा लग जाता है, उसे बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, तो कंपनी के सारे काम किसके अंडर में होते हैं, कॉमन सील। मान लो शेयर भी इशू किया, शेयर क्या है अभी आगे सीखेंगे, एक सर्टिफिकेट है, कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट आ गया कि मैं कंपनी में 1 लाख शेयर का क्या हूँ, होल्डर हूँ, तो उस पर क्या लगी हुई होगी, कंपनी की कॉमन सील। तो ये भी कंपनी की विशेषता है, फीचर है, कि कंपनी की एक क्या होती है, कॉमन सील होती है। ठीक है, फिर एक अपन ऐसे बना सकते, कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स, जो अभी हमारा चैप्टर भी आगे, कि कंपनी की जो कैपिटल है वो छोटी छोटी यूनिट्स में, छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइडेड है, जिसको कहा जाता है क्या, शेयर। आज वही सिंगल बिजनेस 11th क्लास में पढ़ा, 5 लाख की कैपिटल है, 10 लाख की कैपिटल है। जब 11th क्लास में हम कैपिटल बोलते थे तो क्या बोलते थे, एक सिंगल अमाउंट बोलते थे, क्या 5 लाख की कैपिटल, 10 लाख की कैपिटल। क्या 11th क्लास में आपने शेयर वर्ड को यूज किया, नहीं, क्योंकि जो सिंगल ओनर होता है, जहां पे एक ही मालिक होता है, वह सिर्फ कैपिटल मतलब सिंपल कैपिटल उसी ने लगाई है, 5 लाख 10 लाख 2 लाख 1 लाख, जितनी जरूरत हो सारी कैपिटल उसने लगाई है। जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो सारे पार्टनर क्या है, मालिक है क्या, तो वहां आती है पार्टनर्स कैपिटल। क्या आती है, ए बी सी पार्टनर है, तो ए ने अपनी कैपिटल लगाई, बी ने अपनी कैपिटल लगाई, सी ने, लेकिन कंपनी में जो कैपिटल होती है वो कहलाती है शेयर कैपिटल।
क्या कहलाती है? क्योंकि कंपनी की कैपिटल मान लीजिए ऐसे नहीं होती, कंपनी की कैपिटल 10 लाख की है, नहीं, अभी जो आगे चैप्टर चलेगा, कंपनी की कैपिटल ऐसे कहा जाता है कि कंपनी की अगर कैपिटल 10 लाख की है तो ये छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड है कि साहब कंपनी के 1 लाख शेयर है 10 रुपीज वाले, कैसे बोला जाएगा? कंपनी के 1 लाख 1 लाख शेयर है कितने कितने रुपए वाले, तो कंपनी की 10 लाख रुपीस की कैपिटल छोटे छोटी यूनिट में डिवाइड हो गई क्या? वो इकाई वो यूनिट कितने की है? क्या 10 की, और कितनी यूनिट हो गई? 1 लाख। तो कंपनी का ये भी फीचर हो गया कि उसकी कैपिटल जो है छोटे छोटी यूनिट में डिवाइडेड होती है, जिसको कहा जाता है, जिससे रिलेटेड अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, राइट? क्लियर? एक और होती है कंपनी का, एक और फीचर होता है, क्या उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ये क्या होता है? निरंतरता। मतलब कंपनी के जो ओनर होते हैं, कंपनी के जो मेंबर होते हैं, फिर मैं एग्जांपल लूंगा वापस, पहले 11th वाले स्टाइल में आओ कि सिंगल ओनर, जहां पे एक ही मालिक है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसका एक ही सिंगल ओनर है, आप मुझे बताओ अगर वो ओनर मर जाए, एक्सपायर हो जाए, क्या होगा? बिजनेस बंद। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, अगर आप सुना हो, आपने सीसीडी के बारे में सुना है क्या? कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी डे के ओनर ने, हालांकि वो कंपनी है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि कैफे कॉफी डे के ओनर ने सुसाइड कर लिया अभी पेंडेमिक में। क्या हुआ? सारे आउटलेट बंद हो गए। तो अगर कोई बिजनेस ऐसा है, अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो एक ही पर्सन पे पूरा डिपेंडेंट है, जो कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में, सिंगल ओनर बिजनेस में ऐसा होता है, क्योंकि वही मालिक सब चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो अगर वो नहीं है तो बिजनेस भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप में भी ऐसा हो जाता है कि कोई 3 पार्टनर है, एक पार्टनर एक्सपायर हो गया, और अगर वो इंपॉर्टेंट पार्टनर है तो फिर क्या हो जाएगा? बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, वो पार्टनरशिप वाली जो फर्म है वो बंद हो सकती है। कंपनी में क्या होता है, ये बोलते हैं कि कंपनी के जो सदस्य हैं, जो मेंबर है, कौन है कंपनी के मेंबर? अभी आगे पढ़ेंगे। शेयर, ये कुछ चीजें आगे आएगी, लेकिन क्योंकि उसके फीचर डिस्कस कर रहा हूं तो डिस्कशन हो रहा है। जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या कहलाते हैं? मेंबर, सदस्य। तो ये परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है रेगुलर, निरंतर, ठीक है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि कंपनी के जो मेंबर है, कंपनी के जो शेयर होल्डर है, अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर नहीं है, अगर कोई शेयर होल्डर, तो उसके नहीं होने से कंपनी की जो आइडेंटिटी है, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, कंपनी का जो होना है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेंबर नहीं भी है तो कंपनी रेगुलर चलती रहेगी, कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है? तो उसके मेंबर के होने और ना होने से कंपनी की जो उपलब्धता है, कंपनी की जो अवेलेबिलिटी है, कंपनी की जो आइडेंटिटी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट ओके? तो ये कुछ फीचर है, फीचर होने को किताबों में तो और भी लिखे होते हैं, लेकिन जो बेसिक जनरली 2-4 फीचर याद रखने होते हैं। थ्योरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लेवल ऑफ थ्योरी पे भी जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? हम सीधे फिर एक डिस्कशन और करते हैं कि कंपनी के भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है? कंपनी के बारे में यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। सिर्फ अभी अपन ने क्या डिस्कस किया है? कंपनी का इंट्रोडक्शन और कंपनी के फीचर। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर? ठीक है, अभी बात करते हैं टाइप ऑफ कंपनी। देखिए कंपनीज भी क्या होती है, अलग अलग टाइप की होती है। जब हम कंपनीज की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के बहुत सारे, मतलब अगर ऐसे देखें तो 8-10 तरह की कंपनी होती है, लेकिन हमें जो भी पढ़नी होती है, ज्यादा जो डिस्कशन में आती है, 2 कंपनी आती है। एक तो होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। 2 तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और। अब प्राइवेट कंपनी क्या है? पहली बात तो कंपनी क्या है, कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट से
रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये चीज तो समझ में आ गई। अब रजिस्ट्रेशन दो तरह का होता है, दो तरह की कंपनी बनाई जा सकती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जैसे हम लोगों के, अभी आप साईनाथ पे आते हो, साईनाथ के नोट्स वोट्स आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ होता है, साईनाथ एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोगों ने एक कंपनी बना रखी है, वो कौन सी कंपनी है, प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी कोई भी बना सकता है, रजिस्ट्रेशन तो फिर भी कराना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में थोड़ी सी देखो, जहां कानून आ जाता है ना, जहां लॉ आ जाता है, वो फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है, क्या बोलो, औपचारिकताएं ज्यादा निभानी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज ज्यादा निभानी पड़ती है। तो कोई सी भी कंपनी बनाओ, अगर आप बिजनेस, अपना जो बिजनेस चला रहे हो उसके आगे वर्ड क्या लगाना चाहते हो, कंपनी, तो रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन ये होता है कि आपने प्राइवेट कंपनी बनाई, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 2 मेंबर की जरूरत है। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है, जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो 2 लोगों का नाम देना पड़ता है, उस कंपनी के निदेशक, कंपनी के डायरेक्टर के फॉर्म में। तो प्राइवेट कंपनी बनाना आसान है कि 2 लोग, और मिनिमम जो कैपिटल है वो भी कितनी, 1 लाख की कैपिटल से प्राइवेट कंपनी बन जाती है। और प्राइवेट कंपनी को बनाने में फॉर्मेलिटीज भी कम है, तो प्राइवेट कंपनी आसानी से फॉर्म हो जाती है। हाँ, रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, लीगल तो सारा जो खर्चा होता है वो होगा, लेकिन उसको बनाना आसान है। तो प्राइवेट कंपनी एक प्राइवेट बिजनेस की तरह मान लो। मेन आपको जो समझना है, क्योंकि हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है, शेयर, और अभी आपके सबके दिमाग में, हमारे सबके दिमाग में शेयर को लेके एक इमेज होती है कि शेयर किसमें इशू होता है, पब्लिक में। यही सुना है हमने आज तक, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर किसके पास होते हैं, आम जनता के पास होते हैं क्या, पब्लिक उन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है क्या, कैसे करती है, उनके शेयर खरीद के। कहां से खरीदती है, शेयर मार्केट से। तो मेन आपको क्या समझना है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक में शेयर इशू। अभी हम सोचे कि साईनाथ एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड है, हम पब्लिक में अपने शेयर इशू कर दें कि पब्लिक हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करे, ऐसा हम नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी में जो उसके प्राइवेट ओनर हैं, मान लीजिए मैं डायरेक्टर हूं, तो मैं ही पैसा लगा सकता हूं। अब प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। तो मेन हमने कौन सी कंपनी के बारे में पढ़ना है, हमारा ये पूरा चैप्टर कौन सी कंपनी से रिलेटेड है, और यही चैप्टर नहीं, आप कंपनी के कितने भी चैप्टर पढ़ लोगे ना, अभी 12th में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर में जाओगे आप, आगे सीए में जाओगे तो बहुत सारे चैप्टर पढ़ोगे कंपनी के। कंपनी के जितने भी चैप्टर पढ़े जाते हैं, सब किसके लिए पढ़े जाते हैं। अब पब्लिक कंपनी क्या, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की जरूरत है। सबसे पहले कितने मेंबर, 7 मेंबर। जब रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का तो 7 लोगों के नेम जाते हैं। तो आप सोचो ना, अगर मेरे पास 7 लोग नहीं है और मेरा उतना बड़ा बिजनेस नहीं है, तो मैं पब्लिक कंपनी क्यों बनाऊंगा, राइट। और पब्लिक कंपनी को बनाने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, क्यों, क्योंकि नाम से लग रहा है ना, पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक, कि ये वो कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है पब्लिक कंपनी का, ये वो कंपनी है जो अपनी कैपिटल को कहां से इकट्ठा करेगी, ये वो कंपनी है जो अपने शेयर को कहां इश्यू करेगी, पब्लिक में इश्यू करेगी, इसलिए पब्लिक कंपनी। तो जब ये पैसा पब्लिक से इश्यू करेगी, एक बात बताना, तो गवर्नमेंट इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान देगी क्या, ज्यादा फॉर्मेलिटी लगाएगी, क्यों, क्योंकि कहीं ये फ्रॉड करके नहीं भाग जाए। क्योंकि इस कंपनी में सीधे सीधे कौन इन्वॉल्व है, पब्लिक। एक बात ध्यान रखना, जितने भी कानून बनते, जितने भी एक्ट बनते, किसके लिए बनते, तो इसको रजिस्टर करना में फॉर्मेलिटी ज्यादा है, इसको रजिस्टर करने में इतना आसानी नहीं है कि फटाफट से रजिस्ट्रेशन हो जाए। और ये वो कंपनी जो अपनी कैपिटल को कहां से इकट्ठा करेगी, बाजार से, मार्केट से इकट्ठा करेगी, पब्लिक में अपने शेयर क्या करेगी, इशू करेगी, दैट इज नोन एज पब्लिक कंपनी। और हम ये पूरा चैप्टर किसके लिए पढ़ने वाले हैं, पब्लिक कंपनी के लिए। समझ में आ गया, ये जो रिलायंस है ये पब्लिक कंपनी है,
अब क्या होता है जब मैं ये बात बोलता हूँ ना स्टूडेंट्स में कि रिलायंस पब्लिक कंपनी है, तो वो बच्चे कह रहे सर क्या बात कर रहे हो, रिलायंस का तो ओनर है कौन, अंबानी, और पब्लिक कंपनी कैसी हुई, पब्लिक कंपनी इसलिए हुई ओनर है, उन्होंने रिलायंस को क्या किया, स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं प्रमोटर्स, प्रवर्तक, जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं दे आर नोन एज प्रमोटर्स। तो रिलायंस जो अंबानी के नाम से जानी जाती है वो उसके प्रमोटर हैं, उन्होंने रिलायंस को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मालिकों में इसलिए उनका टॉप पे नाम आता है क्योंकि जो कंपनी के शेयर होंगे ना उसका बड़ा परसेंटेज किसके पास होगा, अंबानी के पास होगा, इसलिए मेन किसका नाम आता है, अंबानी। अब जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे उसी पे कंट्रोल होगा। सोचो ना, कोई बिजनेस है उसके 100 शेयर है, उस 100 में से 70% हिस्सा मेरे पास है, तो सारी कंट्रोलिंग किसके पास होगी, चलेगी किसकी। इसलिए रिलायंस पब्लिक कंपनी है लेकिन उसके मालिक अंबानी इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि उसकी जो ज्यादा शेयर होल्डिंग है, जो ज्यादा हिस्सेदारी है वो किसके पास है, अंबानी के पास, तो कंट्रोल उन्हीं का रहता है। हालांकि मैंने कहा जितने छोटे छोटे शेयर होल्डर, मैंने कहा करोड़ों रुपए की कंपनी अगर मैं एक छोटा सा शेयर होल्डर हूं, मेरे पास रिलायंस के 1 लाख रुपीस के शेयर है, मेरे पास टाटा के 1 लाख रुपीस के शेयर है, तो मैं भी अपना कॉलर ऊंचा कर सकता हूं कि मैं भी रिलायंस और टाटा का मालिक हूं, लेकिन मेरा कंट्रोल सिर्फ कितना है, 1 लाख। मुझे प्रॉफिट में, अच्छा शेयर होल्डर को क्या मिलता है, प्रॉफिट में हिस्सा। आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है तो आपको क्या मिलेगा, वो बिजनेस जो प्रॉफिट कमाएगा उसमें हिस्सा मिलता है क्या, तो शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट में क्या मिलता है, शेयर मिलता है, हिस्सा मिलता है। और शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, लाभांश। शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है कंपनी देती है उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। ठीक है, तो हम पढ़ रहे सब कुछ पब्लिक कंपनी के बारे में, पूरा का पूरा ये जो चैप्टर चलेगा ये भी किसके बारे में चलेगा, पब्लिक। और पब्लिक कंपनी क्या कर रही है, अपनी कैपिटल कहां से इकट्ठा कर रही है, मार्केट से, बाजार से, पब्लिक से, क्या इश्यू करके। तो आ गया हमारा, अब अभी तक तो देखो स्टार्टिंग का चल रहा था, अब हमारे मुद्दे पे जो हमारे चैप्टर का नाम है, ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है कि कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, और जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसकी, हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी उस पूरे शेयर को इशू करने। और कंपनी शेयर इशू करके कर क्या रही है, क्या कर रही है कंपनी शेयर इशू, अपनी कैपिटल बना रही है, क्या कर रही है, कैपिटल बना रही है। तो वो कैपिटल बनाने का काम कैसे होगा, वो शेयर को इशू करने का काम कैसे होगा, यही हमारा टॉपिक है। द टॉपिक इज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ क्रिएटिंग। देखिए सबसे पहले समझना जरूरी है शेयर क्या है, और वो शेयर क्या है हम समझ चुके हैं, क्या क्या है शेयर, क्या है शेयर। कुछ लिखना नहीं है, इसलिए नहीं लिखना क्योंकि नोट्स में सब कुछ होगा, सिर्फ समझो, ठीक है। क्या है शेयर, कैपिटल का डिवाइडेशन है छोटी छोटी, यार मैंने बोला था ना अभी कि कंपनी की कैपिटल छोटी छोटी किसमें डिवाइड होती है, यूनिट्स में, इकाइयों में, दैट इज नोन एज। हमने कैपिटल के टुकड़े कर दिए कि 10 लाख रुपए की कैपिटल बोलने के बजाय हमने बोल दिया 10-10 रुपए की कैपिटल, कितनी, 1 लाख यूनिट, इसलिए वो 10 लाख कैपिटल होगी, ठीक है। तो शेयर को भी तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यही पूछ ले कि शेयर पे आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे द कैपिटल ऑफ ए कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड शेयर। अब उस शेयर के भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जब हम इश्यू ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं तो पहले हमें पढ़ना जरूरी है टाइप ऑफ शेयर, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी, कोई भी कंपनी 2 तरीके के शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, 2 तरीके के शेयर होते हैं। और इन शेयर की कोई डेफिनेशन नहीं है। कंपनी कितने तरीके के शेयर इशू करेगी, 2, फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर। अब इनकी ऐसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इनकी अभी हम क्या डिस्कस करेंगे,
इनकी विशेषताएं डिस्कस करेंगे और जो इनके फीचर हैं वो इनकी डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर, क्या होते हैं इक्विटी शेयर। पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। ठीक है, डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट, इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रेफरेंस। इंग्लिश में ये जो वर्ड बोलते हैं प्रेफरेंस, क्या मतलब होता है इसका? सुना क्या आपने? यार ये मेरा भाई मेरी बहन मेरे को प्रेफरेंस ही नहीं देती, ऐसे बोलते हैं बहुत सी बार। दोस्त को बोलते क्या, तू मुझे कोई प्रेफरेंस ही नहीं देता, मतलब प्रायोरिटी, प्राथमिकता। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर क्या है? ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी प्रेफरेंस देती है, किसमें? कि ये ऐसे शेयर है जिन पे डिविडेंड का जो रेट है, व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड, जल्दी से बताओ। डिविडेंड क्या है? शेयर पे जो प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड, लाभांश। तो ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर है, अगर मैं शॉर्ट में इसका पॉइंट बोलूं तो इनका डिविडेंड फिक्स होता है। शॉर्ट में लिखूं अगर उसको तो याद रखने के लिए, तो प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर है जिनका डिविडेंड क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। मतलब जब ये इश्यू हो रहे ना तभी डिसाइडेड होता है 10%, इनको ऐसे बोलते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर। मतलब उन पे 10% का डिविडेंड मिलेगा, 6% का मिलेगा, 15% का मिलेगा। तो पहला फीचर हो गया प्रेफरेंस शेयर का कि उनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है। कोई दिक्कत? दूसरा, गेट डिविडेंड बिफोर अदर्स। प्रेफरेंस, हमने कहा प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी। तो ये ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनको कंपनी जब डिविडेंड पे करती है, कब पे करेगी कंपनी डिविडेंड? डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का हिस्सा। कब पे करेगी? जब प्रॉफिट होगा ईयर के एंड में। जब कंपनी डिविडेंड देगी तो सबसे पहले इनको देती है। अदर्स मतलब दूसरे मालिकों को। देखो, एवरी शेयर होल्डर इज ए ओनर ऑफ द कंपनी। तो दूसरे ओनर्स को, दूसरे शेयर होल्डर को देने से पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा प्रेफरेंस शेयर, कि इनको पहले डिविडेंड दिया जा रहा है, कि दूसरों से पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा। वो हो गए क्या? प्रेफरेंस शेयर। वेरी क्लियर? चलिए तीसरा, ये सब इनके, अगर आपको प्रेफरेंस शेयर के बारे में लिखने को आ गया ना 3 मार्क्स का, तो आपको यही चीज लिखनी पड़ेगी कि इन पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, इनको डिविडेंड दूसरे शेयर होल्डर से पहले मिलता है। और देखें और क्या है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी की समाप्ति। जब कंपनी बंद होगी क्या होगा? कोई भी बिजनेस बंद होता है तो क्या होता है? कोई भी बिजनेस बंद होगा तो क्या होगा? सबको अपनी अपनी कैपिटल वापस मिलेगी। अरे जिन्होंने पैसा लगाया सबको पैसा वापस मिलेगा क्या? तो जिस दिन बिजनेस कंपनी वाइंड अप होगी, जिस दिन कंपनी बंद होगी, ठीक है, तो इनका फीचर क्या है? एट वाइंड अप कैपिटल विल बी पेड फर्स्ट। मतलब जिस दिन कंपनी वाइंड अप होगी तो इनको इनकी कैपिटल सबसे पहले वापस मिलेगी। मतलब वहां पे भी ये सबसे आगे। भाई सारे मालिकों को डिविडेंड मिलेगा तो इनको पहले मिलेगा। जब कंपनी बंद होगी सबको अपनी कैपिटल वापस मिलेगी, तो भी किसको वापस मिलेगी? पहले प्रेफरेंस शेयर। वहां पे भी इनको प्रायोरिटी दी जा रही है, इक्विटी शेयर वालों से पहले इनको मिलेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। और फोर्थ, मैं इनको बोलता हूं बाराती, है ना? बाराती होते ना, सुना है क्या? बारात में गए हो क्या? गए हो क्या? खातिरदारी होती है क्या? होती है ना, बारातियों का बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं होती? क्या होती है? कौन बोला नहीं होती? तो नकली बाराती बन के गया होगा भाई।
वो बराती होते क्या? चलो ठीक है बेटा, तेने बता दिया तो क्या क्या करता है ना। चलिए, तो पॉइंट क्या है, मैं इनको बराती क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हर चीज में इनको क्या मिल रही है, प्रायोरिटी मिल रही है, प्रेफरेंस मिल रही है, डिविडेंड भी पहले मिल रहा है, कैपिटल भी पहले मिल रही है, डिविडेंड का रेट भी फिक्स है, मतलब इनको कोई रिस्क बियर नहीं, रिस्क नहीं मिला ना भैया, जितना प्रॉफिट हुआ पहले इनको मिल गया, तो दूसरों को तो अगर कम बचा तो कम ही मिलेगा, अभी आएंगे वो इक्विटी शेयर दूसरों वाले, तो ये कोई रिस्क बियर है ना, बराती है। तो बराती ठीक है, खातिरदारी तो बहुत होती है बराती की, लेकिन बराती को हमारे घर के मैटर में इंटरफेरेंस करने का राइट, भैया तू बराती है, खा पी मस्त रहे और जा, राइट। तो वही पॉइंट समझाने के लिए, नो राइट टू वोट, नो राइट टू, ये क्या होता है, कंपनी में एक बहुत बड़ा अधिकार होता है, बहुत बड़ा राइट होता है जो शेयर होल्डर को मिलता है, वो होता है राइट टू वोट। कंपनी के बहुत सारे काम, कंपनी के बहुत सारे डिसीजन शेयर होल्डर की वोटिंग के बिना नहीं होते। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सब में क्या मिल रही है, प्रायोरिटी मिल रही है, लेकिन इनको बिजनेस में न तो पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है, ये कंपनी के बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, भागीदारी नहीं कर सकते, और ना ये कंपनी में वोट का इनको राइट मिलता है। कंपनी का कोई भी डिसीजन होगा, इनको वोट करने का राइट नहीं है। समझ में आ गया? तो 4-5 पॉइंट याद रखिए। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स, डिविडेंड इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा, कंपनी बंद होगी तो कैपिटल इनको पहले वापस मिलेगी, राइट टू वोट नहीं है, और एक और पॉइंट है, बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का भी राइट नहीं है, ये बिजनेस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट प्रेफरेंस शेयर। डाउट है तो बताइए। अब आते हैं इक्विटी शेयर पे। दूसरा टाइप ऑफ शेयर क्या है? अब इक्विटी शेयर क्या है? वैसे तो बहुत साधारण भाषा में बात करूं, और ये पॉइंट जो मैं बोलता हूं ये लॉ में भी लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर की डेफिनेशन ये लिखी है कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो, तो इसमें समझाने वाली क्या बात है, जो गधे नहीं वो सारे घोड़े, सीधी सी बात है। समझाने वाली बात क्या है कि अगर दोनों खड़े हैं गधे और घोड़े, तो जो गधे नहीं है वो, तो जब शेयर दो तरीके के हैं, जो प्रेफरेंस नहीं है वो सारे क्या है, इक्विटी। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिनमें प्रेफरेंस की क्वालिटी नहीं है, जिसमें, अब प्रेफरेंस वाली क्या क्वालिटी थी, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स, डिविडेंड पहले मिलेगा, कैपिटल पहले मिलेगी, वोटिंग का राइट नहीं है, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिनमें ये वाली क्वालिटी, वो सब इक्विटी। समझ में आया? याद रह जाएगा ना, ऑटोमेटिकली लर्न होगी, हो गया। अब तो इक्विटी शेयर की क्वालिटी की बात करते हैं। नो फिक्स रेट, किसकी रेट? ऑफ डिविडेंड। बचा कुचा इनका, बचा कुचा सारा प्रॉफिट। अब बचे कुचे में दोनों बात होती है, क्या? नुकसान भी होता है और होता है ना, घर में सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो बड़ा हो, जैसे मैं बड़ा हूं, हमारे 3 भाई बहन हैं, मैं बड़ा हूं। अब कुछ होता है ना, जब छोटे थे, खाने की चीज मम्मी बना रही है, कुछ हलवा वलवा बना रही है बिंदास, तो हम क्या कहते थे, पहले इनको दे दो, है ना, होता था। क्यों? हम सोचते थे बचा हुआ, और बचे हुए में 2 बात होती थी, या तो बहुत मिल जाता था, या पछताते थे कि पहले ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज होगी कि बचा कुचा सारा प्रॉफिट किसका? इक्विटी शेयर होल्डर। अब उस बचे कुचे में ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, इसलिए इनका डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है। डिविडेंड ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा प्रॉफिट कितना बचा है। वेरी क्लियर? मतलब प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद सारा बचा हुआ प्रॉफिट किसका? इक्विटी शेयर। कोई दिक्कत? चलिए सेकंड, डिविडेंड विल बी पेड एट लास्ट।
सबसे पहले कौन होंगे? इनको दे दो। सबसे लास्ट में किसको मिलेगा? और ऐसा भी होगा किसी साल डिविडेंड नहीं मिला, मान लो। कब नहीं मिलेगा डिविडेंड? लॉस हो जाए कंपनी को तो डिविडेंड क्यों मिलेगा? तो अगर किसी साल इनको बेचारों को डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर, आगे के सालों में पुराना डिविडेंड लेने का कोई अधिकार इनको, जबकि अभी मैं पढ़ाऊंगा कि कुछ, सारे तो नहीं, कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे भी होते हैं जिनको अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो अपना बकाया डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में लेने का राइट होता है, उनका अधिकार होता है। सारे तो नहीं, कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे पढ़ाऊंगा अभी आपको जिसमें आप देखोगे कि इनको एक साल का डिविडेंड आगे के सालों में लेने का राइट होता है। लेकिन इक्विटी में ऐसा कोई राइट नहीं है कि इक्विटी शेयर में एक तो डिविडेंड सबसे लास्ट में चुकाया जाएगा, राइट, और अगर किसी एक साल का डिविडेंड नहीं मिला तो नहीं मिला, अगले साल का मिलेगा, पिछला बकाया नहीं मिलेगा। वेरी क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल की बात करते हैं। जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, तो कैपिटल भी सबसे, वहां पे भी क्या मिलेगा? बचा कुचा। जो भी फंड्स बचे हुए कंपनी के वो सारे किसके? फिर बचे कुचे में दोनों बातें होगी कि जितना पैसा इन्होंने लगाया होगा उससे काफी ज्यादा भी मिल सकता है और उससे, तो अगर मैं इन जितने अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए अगर उस पर बात करूं तो सारा जोखिम, सारा रिस्क कौन ले रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो बराती है, मैं इनको बोलता हूं दीज आर घराती, घर वाले लोग हैं, क्योंकि सारा रिस्क तो यही बियर कर रहे हैं। और ओनर कौन होता है? ये भी ओनर है। लेकिन आप ओनर किसको बोलते हो? जो रिस्क बियर करता है, जो, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, जुमला है ना, आजकल बहुत वर्ड चल रहा है, मैंने तो जुमला बोला था, है ना, तो एक जुमला फेमस है, कोटेशन फेमस है, क्या? कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर तो ये भी है, लेकिन रियल ओनर कहलाते हैं कौन? क्यों? क्योंकि वो रिस्क बियर कर रहे हैं, डिविडेंड भी में भी बेचारे रिस्क बियर कर रहे हैं, बचा कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला, कैपिटल में भी रिस्क बियर कर रहे हैं, राइट क्या? और रिस्क बियर कर रहे हैं इसीलिए इनको राइट टू वोट होता है। ये बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये जब चाहे बिजनेस में जाके उनके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनको सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट मिला हुआ है वो है राइट टू वोट। कंपनी के मैं आपको बता दूं, अभी तो आप बहुत बहुत लोअर लेवल का पढ़ रहे हो, कंपनी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है कंपनी की स्टडीज अकेले बहुत बड़ी है, पूरा एक सब्जेक्ट बनता है कंपनी के लिए। इतना आप अभी बहुत चैप्टर पढ़ोगे 12th के बाद अगर कॉमर्स में रहते हो तो। राइट टू वोट अपने आप में इंपॉर्टेंट राइट है। सुनिए, कंपनी के बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो इनकी वोटिंग के बिना हो ही नहीं सकते। इवन जब कंपनी ये डिसाइड करती है कि कितना डिविडेंड देना है, कितना, उसमें भी किसकी वोटिंग चाहिए होती है? कंपनी को ये डिसाइड करना है कि आज एक नई फैक्ट्री खोलनी है या कंपनी को कुछ भी डिसाइड करना है तो किससे किससे परमिशन की? परमिशन ही है, वोटिंग कराना मतलब क्या है? परमिशन। तो इनकी वोटिंग होना जरूरी है, तभी वो कंपनी कुछ भी कर पाएगी। वेरी क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट टू टाइप ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। बताइए डाउट? एक बात और समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी में दो तरीके के शेयर होंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होंगे, दोनों तरीके के हो सकते हैं, लेकिन कंपनी की कैपिटल में इक्विटी शेयर होना जरूरी है। कौन सा शेयर होना जरूरी है? मतलब कोई भी कंपनी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे ऐसा नहीं होगा। अगर कंपनी को अपनी कैपिटल बनानी है तो इक्विटी शेयर इशू होना
कंपल्सरी है, मतलब कंपनी की कैपिटल में दोनों हो सकते हैं, अगर अकेले कोई एक है तो फिर कौन सी होगी, और ये कंपनी के दोनों शेयर मिलके ही कंपनी की कैपिटल को कहा जाता है शेयर कैपिटल। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज नोन एज, ये आप याद रखिए, है ना। 11th में अकाउंटिंग की आप सिर्फ क्या बोलते थे, कैपिटल बोलते थे। क्या बोलते थे? जब आप पार्टनरशिप बोलते हो तो उसके आगे वर्ड लगता है पार्टनर्स कैपिटल। जब आप कंपनी पढ़ते हो तो उसके आगे वर्ड लगता है शेयर कैपिटल। और कंपनी की शेयर कैपिटल ये दोनों तरीके के शेयर से मिलकर बनी है। कौन कौन सा? इक्विटी और प्रेफरेंस। अब क्या होता है, शेयर छोटी छोटी यूनिट्स हैं, शेयर छोटी छोटी इकाइयां, छोटी छोटी यूनिट है, उनका कोई ना कोई, हर शेयर का क्या होता है, कोई ना कोई प्राइस होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, 1 लाख शेयर 10 रुपीज वाले, तो 10-10 रुपए के शेयर हो गए क्या। ऐसे शेयर का कोई ना कोई प्राइस होता है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, अलग अलग प्राइजेस हो सकते हैं। तो सुनिए, जो इक्विटी शेयर है ना, ये अलग अलग प्राइस के हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी ने 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर भी इशू कर रखे हो, 50 वाले भी कर रखे हो, 100 वाले भी कर रखे हो, ठीक है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर में भी होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के भी अपने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब यही टॉपिक को थोड़ा सा, आज का लास्ट टॉपिक यही डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ताकि बेसिक थ्योरी, कंपनी क्या होती है समझ लिया, शेयर क्या होता है समझ लिया, शेयर के दोनों टाइप समझ लिए। अब सुनिए, इक्विटी शेयर के कोई अलग अलग टाइप नहीं होते, होते नहीं, उसका प्राइस अलग अलग हो सकता है, टाइप अलग अलग नहीं होते। इक्विटी शेयर मतलब इक्विटी शेयर एक ही है, बट प्रेफरेंस शेयर जो है उनके अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो अब आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूं, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, तो 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि इनके जो अभी मैं टाइप पढ़ाऊंगा उसके लिए पूछ लिया जाता है। जैसे पहला टाइप है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। पहला टाइप कौन सा है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं संचयी अधिमान अंश, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है, वो हिंदी वाले आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, इनके नेम है ना। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है, सबसे पहले समझिए। वर्ड आ रहा है क्या, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जिन्होंने पढ़ा है कभी क्यूमुलेटिव वर्ड पढ़ा है क्या? पीछे का आगे एड ऑन हो जाना, पीछे का आगे क्या हो जाना, एड ऑन। मैंने अभी अभी एक क्वालिटी बताई थी प्रेफरेंस शेयर की, कि कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जिनको अगर किसी एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर लेने का राइट होता है। वो कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, कि उनका जो डिविडेंड है एक साल का आगे के साल में जाके क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। अगर उनका पुराना कोई डिविडेंड बकाया है, अरियर है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर है। अगर जो प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं वो कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो उनको इस बात का राइट है कि उनको अपना पुराना बकाया डिविडेंड भी आगे के डिविडेंड के साथ मिलेगा। समझ में आया? तो दूसरे होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब मुझे बताओ, नॉन क्यूमुलेटिव मुझे समझाने की जरूरत है क्या? क्या होगा, आप ही समझाओ। जिसको पिछले साल का बकाया लेने का राइट, वो क्या हो गए? अरे इसके आगे वर्ड लग गया ना, कि जिनको पहले का डिविडेंड आगे के साथ एड ऑन हो जाए वो क्यूमुलेटिव, और जिसके साथ ऐसा वो, कि भाई मान लीजिए एक साल डिविडेंड नहीं मिला, कंपनी को लॉस हो गया, तो अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो सिर्फ अगले साल का ही मिलेगा, पिछले साल का बकाया सिर्फ इन वालों को मिलेगा। अगर उस प्रेफरेंस शेयर के अंदर ये वाली क्वालिटी है, वो क्यूमुलेटिव है तो मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव है तो। वेरी क्लियर। थर्ड, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कौन से?
क्या वर्ड होता है पार्टिसिपेट का? पार्टिसिपेट करना, सहभागिता करना, है ना? तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है? किसमें पार्टिसिपेटिंग? बिजनेस में नहीं, बिजनेस में नहीं। वो हमारे दिमाग में फटाफट आता है पार्टिसिपेटिंग वर्ड होता है कि आप बिजनेस में, क्योंकि मैंने वो टॉपिक समझाया है कि प्रेफरेंस शेयर तो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और इक्विटी शेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिखाया है वो पॉइंट। यहाँ पार्टिसिपेटिंग का मतलब बिजनेस में नहीं, यहाँ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब है, अभी देखो मैंने एक पॉइंट और बोला था कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें से एक फिक्स रेट से डिविडेंड किसको मिला और बचा कुचा, यही पढ़ा क्या हमने? मतलब बचा कुचा, मैंने अभी तक तो ये बोला था कि बचा कुचा सारा किसका? इक्विटी शेयर का। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है? ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको सरप्लस प्रॉफिट में, किसमें? सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा लेने का राइट होता है। सरप्लस प्रॉफिट कैसे? कि कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया उसमें से पहले फिक्स रेट से किसको दे दिया? प्रेफरेंस शेयर को। फिर इक्विटी शेयर का रेट तो फिक्स नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर का भी रेट डिसाइड करके किसको दे दिया? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो अब टोटल प्रॉफिट में से पहले तो फिक्स रेट से मिल गया प्रेफरेंस शेयर को, इक्विटी शेयर का आपस में एक रेट डिसाइड किया और इक्विटी शेयर को भी दे दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसे क्या बोलते हैं? सरप्लस। तो सरप्लस प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी करने का अधिकार होता है किसको? तो इसका मतलब सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सरप्लस प्रॉफिट में राइट लेने का राइट नहीं है, सिर्फ कौन से वाले? अगर उन प्रेफरेंस शेयर में क्वालिटी है कि वो कौन से हैं, तो वो सरप्लस प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी कंपनी से मांग सकते हैं, ले सकते हैं, कंपनी देती है। वेरी क्लियर। फिर फोर्थ कैटेगरी क्या होगी? नॉन पार्टिसिपेटिंग। समझाने की जरूरत है? क्या होंगे? कि जिनको बस एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा जो डिसाइडेड है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट सरप्लस प्रॉफिट में लेने का उनको कोई राइट नहीं है, वो क्या हो गए? तो जैसे क्यूमुलेटिव का ऑपोजिट है नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग का ऑपोजिट हो गए नॉन पार्टिसिपेटिंग। एक कैटेगरी होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या होती है? रिडम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट। ये वर्ड जो है ना रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब रीपेमेंट, ठीक है? तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है? ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी पैसा वापस दे देती है। सुनिएगा, ये सब कौन है? ओनर है क्या? शेयर होल्डर कौन है? और ओनर को अपना पैसा कब मिलना चाहिए वापस? जब कंपनी बंद होगी तभी मिलना चाहिए, और जनरली तभी मिलता है क्या? लेकिन कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या कहा जाता है? ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी हिसाब चुकता कर देती है, निपटारा कर देती है कि भैया जाओ घर, ये अपना पैसा पकड़ो जाओ। वो होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस। मतलब ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको कंपनी जब इशू करती है ना, तभी उनकी लाइफ डिसाइड होती है कि हम ये 10 साल के लिए इशू कर रहे हैं, हम ये 5 साल के लिए इशू कर रहे हैं। मतलब कंपनी इशू के टाइम पे क्लियर कर देती है कि कितने टाइम के बाद उनका पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के मैं बोलूं तो ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर है जिनका पैसा कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में कंपनी में नहीं होता, कुछ टाइम पीरियड के बाद जिनको पैसा उनका पेमेंट कर दिया जाता है, वो कौन से हो गए? रिडीमेबल। और आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक बात और ध्यान रखना है, जनरल नॉलेज के लिए से बोल रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में पूछे नहीं पूछे, लेकिन ये याद रखनी है। आज की डेट में अगर मैं वर्तमान प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, तो अब जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी वो सारे ही प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? रिडीमेबल। मतलब अब कंपनी कोई भी प्रेफरेंस शेयर पूरे लाइफ टाइम के लिए इशू नहीं कर सकती। सारे प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे? और प्रेफरेंस शेयर की मैक्सिमम लाइफ जो है वो कितनी रहती है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है पूछ लिया जाए।
कि एक प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम कितने साल के लिए इशू किया जा सकता है, तो प्रेफरेंस शेयर की जो मैक्सिमम लाइफ हो सकती है वो कितनी हो सकती है। तो अगर आज की डेट में बात करूं, पुराने टाइम में तो अभी मैं ऐसे भी प्रेफरेंस शेयर बताऊंगा जो लाइफ टाइम के लिए होते थे, तो पहले तो वो भी इशू होते थे, लेकिन अगर आज की प्रेजेंट बात करें तो अब रूल चेंज हो गए हैं। अब कोई भी कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो वो सारे ही प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे, रिडीमेबल होंगे, और उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी। और याद रखना मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मतलब 20 ईयर से कम हो सकती है, 20 ईयर से ज्यादा नहीं, राइट क्या, ठीक है। तो फिर एक कैटेगरी कौन सी होती है, नॉन रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल मतलब, अरे रीपेमेंट तो होगा लेकिन कब होगा, जब कंपनी बंद होगी, बीच में नहीं होगा। जिनका पेमेंट कंपनी बीच में नहीं करेगी, जिनका पैसा कंपनी में लाइफ टाइम के लिए होता है, वो क्या होते हैं, नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल भी बोलते हैं इसको, कि जिनका पेमेंट कंपनी अपने समापन लाइफ टाइम एंड होगी कंपनी तभी करेगी। और लास्ट कैटेगरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, 8th में लिख देता हूं, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल वर्ड का मतलब जो परिवर्तन हो सकता है जिसमें, मतलब ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसको कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड कंपनी डिसाइड करके रखती है, उसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर चाहे तो उस शेयर को कन्वर्ट करा सकता है किसमें, इक्विटी शेयर, ठीक है। दोस प्रेफरेंस शेयर which can be converted into equity share after a specified period of time, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्जन हो सकता है जिसका, वो क्या होते हैं, और जिनका कन्वर्जन नहीं हो सकता। अब क्या होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, तो आपको क्या करना है, एक लाइन लिखनी है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिनका रिडम्पशन, जिसका पेमेंट हो जाएगा कुछ टाइम पीरियड के बाद, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि कोई 4 नंबर का क्वेश्चन बना दिया, सारे टाइप्स पूछ ले, चांसेस कम है, क्योंकि आपके जो बड़े मार्किंग वाले क्वेश्चन है ना, सब में सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो, बड़े मार्किंग वाले क्वेश्चन हरदम प्रैक्टिकल आते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन कौन से आएंगे, छोटे छोटे, तो थ्योरी के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उनको याद रखना है। डिफरेंस आ सकता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में, क्या बताओ डिफरेंस। अब अगर आपको उसके वो सारे पॉइंट याद है ना, तो आपको कभी डिफरेंस लर्न करने की जरूरत नहीं। अगर वो पॉइंट्स याद है ना कि हाँ ये प्रेफरेंस है ये इक्विटी है, ऑटोमेटिकली आप सारे डिफरेंस क्लियर। चलिए आज यहीं तक।